Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, Good sir. morning, sir. Very good morning to all. और आज की जो क्लास है जीएसटी की उसकी थर्ड सेशन हमारा है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किसी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का। किसका? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल है, अपना एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर करना चाह रहे हैं या उसका जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं, तो हम फॉर्म में क्या क्या चीजें फिल करेंगे और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं उसको लगा के हमें रजिस्टर मिलेगा, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने एक टीआरएन जनरेट कर लिया। बताए बेटी से दे। यानी कि अगर हम इंडिविजुअल है, अपना एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर करना चाह रहे हैं या उसका जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं, तो हम फॉर्म में क्या क्या चीजें फिल करेंगे और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं उसको लगा के हमें रजिस्टर मिलेगा, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने एक टीआरएन जनरेट कर लिया था, ठीक है। टीआरएन सेव, मैंने बोला था हम लोग को सेव कर लेना टीआरएन। तो हमने टीआरएन सेव किया है। क्लासेस 2025 जीएसटी डे 2, इसके अंदर टीआरएन, ये हमने टीआरएन जनरेट किया था, ठीक है। और अब क्या क्या करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म जो भरा था वो सिर्फ अभी फॉर्म के 3 पेजेस ही फिल किए हैं अपने, तो हम आगे की पेजेस को फिल करने के लिए इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो वापस से इसे न्यू रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करो, ठीक है। और इस टीआरएन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टीआरएन नंबर डालेंगे। टीआरएन नंबर डालने के बाद हमें ये कैप्चा डालना है और फिर इसको ओटीपी से वेरीफाई करना है। तो हमने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद हम एक्शन बटन को पे क्लिक करते हैं। हमने जो प्रोफाइल है अपना 79% फिल कर लिया, उसके अंदर हमने 3 पेजेस लास्ट क्लासेस में देखे थे, जिसके अंदर हमने बिजनेस डिटेल फिल किया था कि हम एक प्रेमचंद जो हमारे प्रोप्राइटर है उनके बिहाफ पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनकी कंपनी का नाम है जो इंटर रखना चाहते हैं, फॉर्म का नाम रखना चाहते हैं, व्हाइट वाटर फिशरीज रखना चाहते हैं, इसी से हमारा करंट अकाउंट खुलेगा, ठीक है। बाकी हम वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 17/3, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं आएगा, हमने इसको सेव कंटिन्यू करके प्रोमोटर डिटेल में चले गए। प्रोमोटर एंड पार्टनर में प्रोप्राइटर की डिटेल पूरी फिल कर दी थी हमने उस दिन, ठीक है। प्रोप्राइटर का नाम क्या है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद पैन नंबर उनके वो पीछे से आएंगे आपके पार्टनर से, और उनका रेजिडेंस एड्रेस मैंने बताया था आपको रेजिडेंस एड्रेस कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बना देना है कि ये उसके ऑथराइज सिग्नेटरी भी है, ठीक है। ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब होता है कि वो पर्सन जो जीएसटी के डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ऑथराइज है, ठीक है। जो जीएसटी के डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ऑथराइज है, जीएसटी का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई डिपार्टमेंट को सबमिट करना है
या फिर इनवॉइस आप जो इशू करते हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट आप इशू करते हो आपकी इस कंपनी के बिहाफ पे, तो वो इस पे ऑथराइज है साइन करने के लिए। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी का फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, क्योंकि जो डिटेल हमने प्रोप्राइटर में डाली है वो डिटेल हमारी पूरी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और हमें बस यहाँ पे इसको चेक करना होता है कि ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है, एक जीएसटी के अंदर में एक ही बंदा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। ठीक है, फिर फोटो आपने पीछे से अपलोड कर दी थी इसके अंदर प्रमोटर वाले में, तो आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और ये जो फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ये रिक्वायर्ड तब होता है जब प्रोमोटर के अलावा, जैसे मान लो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, गौरव एंटरप्राइजेज, अब उसमें जो रजिस्ट्रेशन लिया है उसमें मैं अपना पैन नंबर यूज नहीं करना चाहता। बहुत सारे बंदों का इशू ये आता है कि मैं जॉब करता हूँ सर, ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ लेकिन मैं अपना ऑथराइज सिग्नेटरी है। ठीक है, तो इस फोटो आपने पीछे से अपलोड कर दी थी इसके अंदर प्रमोटर वाले में, तो आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और ये जो फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ये रिक्वायर्ड तब होता है जब प्रोमोटर के अलावा, जैसे मान लो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, गौरव एंटरप्राइजेज, अब उसमें जो रजिस्ट्रेशन लिया है उसमें मैं अपना पैन नंबर यूज नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे बंदों का इशू ये आता है कि मैं जॉब करता हूँ सर, ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ लेकिन मैं अपना साइड बाय साइड कुछ काम भी करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम कहीं शो हो, ठीक है, मेरा नाम कहीं शो हो। ठीक है, तो उस केस में ना लोग क्या करते हैं कि अपने मदर फादर के नेम पे जीएसटी नंबर हम सजेस्ट करते हैं उनको कि अपने मदर फादर के नेम पे आप जीएसटी नंबर ले लो। ठीक है, और बैंकिंग राइट्स अगर आपको चाहिए या फिर आप चाहते हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे मैं साइन करूं, ठीक है, तो आप क्या करना, यहाँ से ऐड न्यू करना। ठीक है, और अपने आप को मतलब आप खुद को अपना ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर लेना। ठीक है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर भी आप किसी एक्स पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर सकते हो। वो ऑथराइज सिग्नेटरी आपका मैनेजर भी हो सकता है, अगर आपकी अच्छी फॉर्म चल रही है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तब कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आप उसको और जो लफड़े करता है मारा प्रोमोटर के अलावा, जैसे मान लो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। और ये जो फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ये रिक्वायर्ड तब होता है जब प्रोमोटर के अलावा, जैसे मान लो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, गौरव एंटरप्राइजेज, अब उसमें जो रजिस्ट्रेशन लिया है
उसमें मैं अपना पैन नंबर यूज नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे बंदों का इशू यह आता है कि मैं जॉब करता हूँ सर, ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ लेकिन मैं अपना साइड बाई साइड कुछ काम भी करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम कहीं शो हो, ठीक है, मेरा नाम कहीं शो हो, ठीक है। तो उस केस में ना लोग क्या करते हैं कि अपने मदर फादर के नेम पे जीएसटी नंबर हम सजेस्ट करते हैं उनको कि अपने मदर फादर के नेम पे आप जीएसटी नंबर ले लो, ठीक है। और बैंकिंग राइट्स अगर आपको चाहिए या फिर आप चाहते हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे मैं साइन करूं, ठीक है, तो आप क्या करना, यहाँ से ऐड न्यू करना, ठीक है, और अपने आप को मतलब आप खुद को अपना ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर लेना, ठीक है। यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर में आप किसी एक्स पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर सकते हो। ऑथराइज सिग्नेटरी आपका मैनेजर भी हो सकता है, अगर आपकी अच्छी फॉर्म चल रही है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तब कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आप उसको असाइन करोगे उसका डेजिग्नेशन आप लिखोगे कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो यहाँ मैनेजर बना देते हैं हम अपने आप को, ठीक है। तो ये पर्सन ये चीज प्रोप्राइटरशिप में कब आएगी, जब प्रोप्राइटर ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं बनना चाह रहा या हम अपने मदर फादर के नाम पे लेके खुद इसमें एक्ट करना चाह रहे हैं, हम पब्लिक डोमेन में शो नहीं होना चाह रहे, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इस एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने यहाँ यस कर दिया था प्रोमोटर की डिटेल पे, जब आप सेव करोगे तो आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी वाली फॉर्म पूरी फिल हो जाएगी अपने आप। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वाला फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। मुझे बस यहाँ पे फिल क्या करना होता है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन चेक करना होता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पेज है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का। देखो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो जीएसटी में, जैसे आपने इसका जीएसटी लिया, इसका लिया प्रेमचंद का। प्रेमचंद अगर किसी पर्सन को ऑथराइज करता है कि भाई जाके जीएसटी के अंदर में, जाके जीएसटी डिपार्टमेंट में मेरे बिहाफ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके आओ, लाइजनिंग करके आओ, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने का फायदा क्या होता है, इसको ऐड करने का फायदा है कि आपको जब भी मान लो आपका जीएसटी से कोई नोटिस आ गया कि आपको हम बुला रहे हैं इस डेट में, ठीक है, ड्यू टू इस रीजन से सो कॉज नोटिस दिया, तो सो कॉज नोटिस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्सन जा रहा है आपके बिहाफ पे, ठीक है, आपको उसको एक ऑथराइजेशन लेटर देना होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर देना होता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का कि भाई ये मेरे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इस मैटर से रिलेटेड वो केस हैंडल करेंगे, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इनकी जो भी सबमिशन होगी वो लीगल मेरे पे भी बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे उसमें आपको क्या है, केस टू केसेस पे हर बार उनको एक लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहते हो किसी भी एक पर्सन को, वो एक जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, आपका मैनेजर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको यस करोगे, यहाँ पे ऐसे मैनेजर से था तो नो करेंगे, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि ये क्या एक जीएसटी प्रैक्टिशनर है, ठीक है। अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो अपने आप को जीएसटी प्रैक्टिशनर के पहले रजिस्टर करोगे। इस वेबसाइट पे जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उनका एनरोलमेंट आईडी जो मिलता है उस एनरोलमेंट आईडी को यहाँ पे डाल के सर्च करते हैं, ठीक है। और फिर या फिर अगर कोई मैनेजर है या कोई भी एक्स पर्सन है, ठीक है, आपका अकाउंटेंट ही है, तो यहाँ पे अदर में डाल के उसकी डिटेल को फिल कर देते हो। नेम डाले हुए, उनका लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी है, कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, लॉयर है, रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है या अदर्स है, ठीक है। जैसे मैं हूँ कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हूँ, तो मेरा को यहाँ पे वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई क्या है जी, इनका नाम क्या है, गौरव कुमार, ठीक है। डेजिग्नेशन ये है, ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया जी 99539667, ठीक है, और मेरी ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, मेरी नहीं, मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की आपको पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर और यहाँ पे उनका पैन, ठीक है। इससे आपका फायदा क्या होगा, जैसे मुझे इसको ऐड करके छोड़ दिया, तो इससे आपका फायदा क्या होगा कि जब भी ये पर्सन की कोई सो कॉल्ड नोटिस आएगी या कुछ भी आएगा, तो मैं डायरेक्टली जाके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मुझे बार बार कंपनी से लेटर लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनको बोलूंगा सर मेरा जीएसटी ऑलरेडी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, आप चेक कर लो, ठीक है, समझ गए, आप क्या कर लो, चेक कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो इसको, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको नो कर दोगे,
ठीक है, तो आप इसे फॉर्म में ही रहने दोगे और आगे बढ़ जाओगे, यानी कि ये फॉर्म जो है वो मैंडेटरी फॉर्म नहीं है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। नो सर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो पेज है जहां पे बिजनेस को हम जहां रजिस्टर करना चाहते हैं अंडर जीएसटी, वो एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, बिजनेस को जिस एड्रेस पे रजिस्टर करना चाहते हैं वो एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो जो बिजनेस को हम एड्रेस पे रजिस्टर करना चाहते हैं, नोट कीजिए। अब सपोज करो, ठीक है, बिजनेस को जिस एड्रेस पे रजिस्टर करना चाहते हैं उसका आपको एक बिजली का बिल चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जो आप यहाँ पे एड्रेस दे रहे हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, यानी कि जिस एड्रेस से आप बिजनेस को कैरी करोगे, ठीक है, अपने माल रखोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, इनवॉइसिंग इशू करोगे, उस वो एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उस एड्रेस में सबसे पहले तो डालना है आपको पिन कोड। अब सपोज करो मैं, ये जो पर्सन है वो इस एड्रेस के ऊपर में जीएसटी नंबर लेना चाहता है। ठीक है, जीएसटी नंबर लेना चाहता है, वो इस एड्रेस पे लेना चाहता है, इस एड्रेस का पिन कोड ये। ठीक है, अब मेरे को ये डालना है पिन कोड। मैं जो एड्रेस हमारे बिजली बिल पे है, जो एड्रेस हमारे बिजली बिल पे है, बिल्कुल सेम एड्रेस, ठीक है, हम इस पे इंटर करते हैं। जो अगर आप ऐसे स्टेट्स में हो जहाँ पे बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे प्रॉपर एड्रेस लिख के आता है, तब तो आप प्रॉपर एड्रेस एज पर द इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल करो। वैसे अगर स्टेट्स में अगर आप रजिस्टर ले रहे हो जहाँ पे बिजली बिल पे आधा अधूरा एड्रेस लिख के आता है, फिर गाँव का नाम लिख के आता है और पर्सन का नाम लिख के आ जाता है और पिन कोड आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी डिटेल बिजली बिल के ऊपर में है उतनी डिटेल तो आपको इसके अंदर इंटर करनी ही करनी है। जितनी डिटेल बिजली बिल के ऊपर में है उतनी डिटेल तो आपको इसके अंदर इंटर करनी ही करनी है। साथ में आप पूरा डिस्क्राइब भी कर दोगे अपना गली नंबर, वार्ड नंबर, ठीक है, नियर बाई लैंडमार्क, उसको आप अलग से डिस्क्राइब कर दोगे। लेकिन जो बिजली बिल पे एड्रेस है वो एड्रेस आपका एटलीस्ट इस वाले पे, इस वाले फॉर्म पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिटेल मांग रहा है ना, उस पे आपको देनी है। क्लियर है? ठीक है, दूसरा क्या करना है कि जो आपका लोकेशन है, ठीक है, जो आपका लोकेशन है, क्लाइंट से कोशिश करो कि एक जियो टैग फोटो मंगाओ। जियो टैग फोटो वो फोटो होती है, एक कैमरा ऐप होता है, एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं जियो कैमरा। उस कैमरे ऐप से उनसे जियो टैग फोटो मंगा लोगे और जियो टैग फोटो को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इंटर करोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा कि वो कहाँ पे प्लेस सिचुएटेड है। ठीक है, तो आपको अगर वो नहीं भी मिलता है, मान लो वो नहीं भी मिलता है, तो कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। आप यहाँ पे पिन कोड लगा लो, डालो। जैसे आप पिन कोड डालोगे ना, जैसे आप पिन कोड डालोगे, जैसे मैंने 10000, मैंने यहाँ 000 डाला, तो ये आ गया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को ये बाकी की चीजें फिल कर देगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल कर देगा। तो आपको क्या करना है, जब बिजनेस एड्रेस आप फिल करोगे, तो आपके पास जो बिजली का बिल है, जैसे ये बिजली का बिल है, ठीक है, ये बिजली का बिल है, इस बिल के एड्रेस पे मुझे कंपनी को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो बिजली का बिल पे जो एड्रेस है, ठीक है, ये सप्लाई एड्रेस, ठीक है, सप्लाई एड्रेस जो एड्रेस है, जैसा मेरा सप्लाई एड्रेस है पर्सन का, उसी एड्रेस को मैं एज इट इज फिल करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे एड्रेस को मैं एज इट इज फिल करूं। अगर आप दिल्ली जैसे सिटी या ऐसे सिटी में रह रहे हो यहाँ पे प्रॉपर बिजली के बिल पे एड्रेस लिख के, जैसे मेट्रो सिटीज, ठीक है, नॉर्मल सिटीज में भी प्रॉपर एड्रेस लिख के आता है, लेकिन अगर हम गाँव की बात करें, रिमोट लोकेशन की बात करें, तो वहां पे क्या आता है, बिजली बिल पे सिर्फ नाम आ जाता है, फादर का नाम आ जाता है और गाँव का नाम आ जाता है और स्टेट नेम आ जाता है, बस इतना ही आता है। ठीक है, इवन पिन कोड वगैरह भी मुश्किल से कभी कभी मिल पाता है। तो आपको क्या करना है कि जो आप फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म के अंदर में एटलीस्ट उतनी डिटेल तो जरूर डालनी है जितनी डिटेल आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है। ठीक है, और बाकी की डिटेल आप जो भी रिलेवेंट कॉलम है, आप यहाँ पे लोकेलिटी, अगर आपके मान लो यहाँ पे आपको उन्होंने लैंडमार्क नहीं लिखा बिजली बिल पे, तो लैंडमार्क पर डालो। ठीक है, फ्लोर नंबर नहीं लिखा, तो फ्लोर नंबर अगर है नहीं, आपका है नहीं ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर लिख दो। ठीक है, तो ऐसे करके ना आपको बाकी की डिटेल आपको फिल करनी है। बिजली बिल पे जितनी डिटेल है उतनी तो फिल करनी है, बाकी की डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब फिल करने में सबसे पहले आप तो क्या करोगे, पिन कोड को फिल करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप पिन कोड फिल करोगे। पिन कोड फिल करने से क्या होगा, आपकी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उससे आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फिल हो जाता है। अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका फिल आप ऐसे नहीं करवा रहे हो, आप मैनुअली जा रहे हो, ठीक है, तो आप फिर इसको क्या करोगे, बाकी के एड्रेसेस यहाँ से फिल करना शुरू करोगे, फिर पिन कोड से नहीं जाओगे।
लेकिन जैसे ही पिन कोड डालोगे ये अपने आप लैटिट्यूड ले लेगा। और जनरली 99% केसेस में 99.99% केसेस हम यही करते हैं, पिन कोड डालते ही जो चीज सिलेक्ट में आती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा लैटिट्यूड और लैटिट्यूड निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बाकी की डिटेल डालनी है। ठीक है, जैसे ये हाउस नंबर है तो हाउस नंबर को हमें हाउस नंबर वाले कॉलम में ही डालना है। ठीक है, हाउस नंबर को हमें हाउस नंबर वाले कॉलम में डालना है, बिल्डिंग नंबर। फिर फ्लोर नंबर को हमें फ्लोर नंबर वाले कॉलम में डालना है। अगर आपके बिजली बिल पर फ्लोर नहीं लिखा हुआ और आपका प्रीमाइसेस ग्राउंड पे ही है, कोई वहां पे फर्स्ट सेकंड नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लिखोगे। ठीक है, फिर इसके बाद रोड स्ट्रीट यहाँ पे आ रहा है, रोड स्ट्रीट यहाँ है ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक टी, बस्ती पंजाबियन। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ब्लॉक टी, यहाँ पे ब्लॉक टी है तो मैं यहाँ से बिल्डिंग नंबर, ठीक है, लोकेलिटी TLK, ऐसे मैं पूरा लिखूंगा, ब्लॉक टी। अब बाकी के एड्रेस फिल करूंगा। लोकेलिटी का नाम ये है, ठीक है। इस तरह से मैंने एड्रेस फिल किया। अब यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद जब आप अपना एड्रेस आप पूरा फिल कर लोगे, उसको फिल करने के बाद आपको वार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वार्ड आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएगा। जैसे जो भी पिन कोड आपने सिलेक्ट कर रखे हैं ना, उस पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके वार्ड यहाँ सिलेक्ट होते हैं। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर तो छोटे छोटे एरिया में भी कई सारे वार्ड बना रखे हैं, तो दिल्ली के अंदर तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाओगे या किसी दूसरे सिटी का कर रहे हो, रिमोट लोकेशन का कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इजिली फाइंड हो जाएगा। आप जैसे कोई भी पिन कोड डालोगे उसमें वार्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका एक ही वार्ड निकल के आएगा, भाई यही वाला वार्ड है। ठीक है, तो मैं अगर दिल्ली में है तो हम लोग ऐसे सर्च कर लेते हैं, दिल्ली वैट वार्ड। यहाँ पे CGST का मतलब है वैट, पहले सेल टैक्स हुआ करता था तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे कंट्रोल F डालते हैं, सब्जी मंडी लिखते हैं, यहाँ पे आ रहा है बस्ती पंजाबी, नेक्स्ट टू सब्जी मंडी, वार्ड नंबर 40। तो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं कि इनका वार्ड कौन सा 40 का। लेकिन आप किसी दूसरे सिटी में देखोगे ना तो आपको वार्ड आपको छोटे सिटीज के, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको ये पहले कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, अपना वार्ड। ठीक है, जिस वार्ड में भी आपका CGST जोन पड़ेगा, सॉरी SGST। देखो जब टैक्सेस लगते हैं ना तो दो टैक्सेस लगते हैं विद इन द स्टेट सेल होता है, तो एक लगता है SGST और दूसरा लगता है CGST। तो आपकी जो जुडिशन SGST की है, स्टेट टैक्स की है, स्टेट GST की है, वो कौन सी है वो यहाँ बताना होता है। फिर आपको बताना होता है कि आपका CGST जो है वो जोन कौन सा पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना सबसे पहले यहाँ ड्रॉप डाउन से तुम स्टेट सिलेक्ट करोगे, फिर डिवीजन सिलेक्ट करोगे और इसके बाद रेंज अपने आप आएगा। अब यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे चूंकि दिल्ली के अंदर रेंज ज्यादा है तो यहाँ पे रेंज ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 16-17 आ रहा है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि मेरा एग्जैक्ट रेंज कौन सा है, तो मैं इस रेफर लिंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करके, कभी कभी ये नहीं चलता तो मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये इस पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं चल रहा, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, CGST कमिश्नरेट, इंटर करूंगा तो यहाँ पे ऐसे वेबसाइट खुलती है। नो योर जुडिशन अथॉरिटी, यहाँ से आप गूगल पे लिख देते हैं, नो योर डिस्ट्रक्शन। ये करोगे तो ये वाला पोर्टल खुलेगा आपका, CBIC-GST, ठीक है, .gov.in/CBEC-portal.ui/know your juris। अब यहाँ पे ऑल द स्टेट्स की लिस्ट है, तो आप अपने लिस्ट के स्टेट के अकॉर्डिंग, जिस स्टेट में भी GST नंबर दे रहे हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करोगे रेंज, फिर कमिश्नरेट आ जाएगी। ठीक है, फिर कमिश्नरेट आएगा।
अब आपको कमिश्नरेट के अंदर में ये देखना है कि कौन से कमिश्नरेट के अंदर आपका पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये सारा कमिश्नरेट के अंदर यहाँ पे आपको एरिया डिफाइन होता है। ये कमिश्नरेट है, ये कमिश्नरेट कोड है, और इसके अंदर ये सारे जुडिशन है, ये सारे एरियाज है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखा है कि कमिश्नरेट जो आ रहा है मेरा वो दिल्ली नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। मेरे पिन कोड के अकॉर्डिंग इतना तो उन्होंने बता दिया। कमिश्नरेट कौन सा आ रहा है, तो कमिश्नरेट दिल्ली नॉर्थ आ रहा है, तो मैं दिल्ली नॉर्थ में चला जाऊंगा यहाँ पे। और फिर बता रहा है कि इस कमिश्नरेट के अंदर एक ही आपका आता पड़ता है ये पिन कोड, कमला नगर। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा कमला नगर में। अब यहाँ पे मुझे कमला नगर में रेंज है सारे 16, 17, 18, 19, 20 जो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मिल रहा है, 16, 17 और 18। तो मैं यहाँ पे अपना जो एरिया है ना, वो एरिया के अकॉर्डिंग देखूंगा कि मेरी जो एरिया मैंने डाला है सब्जी मंडी का एरिया जो है बस्ती पंजाबी, वो किस में पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा एरिया नजफगढ़, ड्रेन, करनाल। ये आपको क्लाइंट से भी थोड़ा सा उसके एड्रेस के बारे में पूछ लो, ठीक है। बाकी छोटे सिटीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। वहां पे आपको एक ही मिलेगा, शक्ति नगर ये वाला एरिया, ठीक है, मलकागंज। ये हमें दिल्ली का नॉलेज है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो शक्ति नगर वाला एरिया है वो आता है, तो रेंज 17। तो हमने यहाँ से जो भी एड्रेस आपका पड़ा उसके अकॉर्डिंग रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से हमने जीएसटी को बता दिया कि ये हमारा जो जीएसटी वार्ड पड़ेगा वो 40 है, और जो मेरा कमिश्नरेट है, ठीक है, सीजीएसटी का, वो 17 है, ठीक है। नॉर्थ कमिश्नरेट है, डिवीजन कमला नगर, रेंज 17, ठीक है। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आपको बताना है नेचर ऑफ बिजनेस पोजीशन, ठीक है, प्रोमाइसेस पोजीशन। अब प्रोमाइस कितने तरीके के होते हैं वो समझो। एक होता है कंसेंट, ठीक है। कंसेंट का मतलब होता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है, जो जिस एड्रेस पे मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, वो जो एड्रेस है वो कंसेंटेड है। कंसेंटेड का मतलब है मैंने ऑन किया है, ना मैंने रेंट पे लिया है, ना मैंने ऑन किया है, ना मैंने रेंट पे लिया है, ठीक है। या तो मेरे फादर का है, या मेरे मदर का है, या मेरे दोस्त का है, ठीक है। वैसी प्रॉपर्टी जो ना मैंने ऑन की है, ना मेरे नाम से ऑन नहीं है, मेरे नाम से ऑन नहीं है, और ना ही मेरे मैंने रेंट पे लिया, तो उस केस में हम यहाँ पे कंसेंट चूज करते हैं। कंसेंट का मतलब समझ में आ गया। दूसरा होता है लीज, यानी कि ये प्रॉपर्टी मैंने जो जिस एड्रेस पे रजिस्टर ले रहा हूँ वो क्या है, लीज है, ठीक है, मैंने लीज पे लिया हुआ है। ये ऑन्ड है, ऑन्ड मतलब मेरे नाम पे है, ऑन्ड मतलब मेरे नाम पे है। रेंट मतलब रेंटेड है, तो यानी कि रेंटेड है। और शेयर्ड यानी कि एक ही प्रीमाइसेस पे कई सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, शेयर्ड प्रीमाइसेस, को वर्किंग स्पेस, तो एक शेयर्ड प्रीमाइसेस होती है, ठीक है। सिंगल मेरे को नहीं लट आउट, ये किस पे, शेयर्ड में, ठीक है। तो जैसी आपकी प्रॉपर्टी होगी वैसे टाइप का आपको चूज करना है कि पहले प्रॉपर्टी किस टाइप की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहते हो कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, रेंटेड है। तो रेंटेड के केस में आपको रेंटेड सेलेक्ट करना है, और सबसे पहले सेलेक्ट करना है रेंट, इनमें से एक डॉक्यूमेंट। तो आपको इनमें से डॉक्यूमेंट कौन सा सिलेक्ट करोगे, रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट। और यहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट को आप लगाओगे, ठीक है। तो लगाएंगे हम कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट, और फिर एक दूसरा डॉक्यूमेंट लगाओगे यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सिलेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंडेटरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पीडीएफ कॉपी आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट लगा दिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ चूज करना है सर, अगर हमारे नाम पे नहीं हुआ तो इसका कोई इशू होगा? मान लीजिए मैंने रेंटेड लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लैंडलॉर्ड का लगेगा ना। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा, अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस फॉर्म को पहले कंप्लीट करके सेव कर दो, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट वापस लेके जाऊंगा इसी पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रेंट वाले कॉलम में रेंट एग्रीमेंट, और एक और फिर इसके बाद एक टैब मिलेगा जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अपलोड करोगे, ठीक है। अब और क्या क्या अपलोड करने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आप नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट द अबव प्रीमाइसेस, ये आपको बताना होता है कि जो आप बिजनेस प्रीमाइसेस ये जो दे रहे हो, इस पे आप क्या बिजनेस कैरी करोगे, किस तरह, मतलब क्या ये बिजनेस पे कैरी करने वाले हो आप। बोर्डेड वेयर हाउस है, ये फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लीजिंग बिजनेस का काम होता है इसके ऊपर में, रेंटल रिटेल बिजनेस है यहाँ से,
एग्जीक्यूट होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ईओयू है, इंपोर्ट आप करोगे इस बिजनेस पे, ठीक है, इस एड्रेस पे, ऑफिस है या सेल ऑफिस है, वेयर हाउस है, अदर है, एक्सपोर्ट यहाँ से करोगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोगे, ठीक है, या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज लोगे, या होलसेल बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस टाइप है वो आप यहाँ से क्या क्या काम करोगे। अब ये कहता है कि मेरा जो एड्रेस है ना, यहाँ से मैं होलसेल करूंगा और एक्सपोर्ट भी करूंगा, होलसेल भी करूंगा, एक्सपोर्ट भी करूंगा और सर्विस को भी रिसीव करूंगा, बस सर्विस रिसीव करूंगा, ठीक है, और डिटेल का भी मेरा थोड़ा बहुत काम है। तो जैसी जो जो चीजें वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर नीचे एक पॉइंट आता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट आपको तब यस करना है जब आप चाहते हो, ठीक है, कि आपके एड्रेस के अलावा, इस एड्रेस के अलावा आपके दूसरे एड्रेस को भी सेम टाइम में रजिस्टर कर लिया जाए। यानी कि अगर आप मल्टीपल ऑफिस सेम स्टेट के अंदर आपके मल्टीपल ऑफिस हैं, तो आप एडिशनल प्लेस की डिटेल दे सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऑफिस जो है तो मैंने उत्तम नगर में बना रखा है, मैं एक वेयर हाउस लेता हूँ, वो मेरे ऑफिस से 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ पे तो मैं रजिस्टर करता हूँ, इस उत्तम नगर वाले ऑफिस पे तो रजिस्टर करूंगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि इनवॉइसिंग वगैरह मैं यहाँ से करूंगा। जहाँ पे मेरा वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसको मैं यहाँ से यस करूंगा, ठीक है, और फिर इसको सेव कर देंगे, तो सेव कर देंगे, यहाँ यस करके आप आगे बढ़ना, ठीक है। और फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर 1 डालेंगे और ऐड ए न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एड न्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगेन आपको एडिशनल प्लेस का आपको सेम डिटेल डालना है जैसे अभी आपने दिया है, पिन को डाल के वो डिटेल डालोगे और नेचर ऑफ इंपोजिशन बताओगे सेम, ठीक है, और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने प्रिंसिपल प्लेस का किया है वैसे ही वहां के एड्रेस का भी, ठीक है, वहां के एड्रेस का भी, बिजली का बिल और रेंट एग्रीमेंट अगर रेंटेड है तो अपलोड करोगे, और वो बताओगे कि वो ये जो एडिशनल प्लेस एड्रेस है वो कौन सा है, किस टाइप का, यहाँ से क्या एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वो एक वेयर हाउस है तो मैं यहाँ पे मैंने बोला वेयर हाउस तो मैंने यहाँ वेयर हाउस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से कोई हम सेल वेल का बिल नहीं काटेंगे, ये क्या होगा, यहाँ से सिर्फ वेयर हाउस ऐसे करके हम यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। बट इसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब मेरी मल्टीपल ऑफिसेस हैं और मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ किसके अंदर, इसी जीएसटी के अंदर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये आपका? यस सर। एडिशनल प्लेस का पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो इसको आप सेव कर दोगे, अगर नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, नो रहने दोगे, यानी कोई एडिशनल प्लेस बिजनेस नहीं है, इसको चेक नहीं करना आपने, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे यस करना हमेशा, जब पूछेगा ना वार्निंग देगा तो यस करके आगे बढ़ो, यस कंटिन्यू। अब आते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज के डिटेल पे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या प्रोडक्ट ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। अब जैसे इसने बोला कि हम व्हाइट वाटर फिशरी है जो बेसिकली फिश वगैरह का ही ट्रेडिंग करेगा, यहाँ पे आप सर्च बार में क्योंकि गुड्स है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखोगे फिश, तो ये आगे ना फिश एंड सर्कमस्टेंस, ये अपनी क्वांटिटी इन्वर्टेबल प्रिपरेशन ऑफ मीट फिश सर्कटेशन, ये सब आ रही है। लाइव फिश अगर करेगा ट्रेड तो जो भी आप आइटम नेम डालोगे ना उस नेम के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्रोडक्ट आते जाएंगे। तो मैंने लिख दिया कि लाइव फिश की सेल करेगा, ठीक है। फिर फिश चिल्ड ये भी बेचेगा भाई, उसके बाद उसको इसको भी बेचना है उसको, ठीक है। फ्रोजन फिश फिल्टर्स मीट, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये HSN कोड वाइज ना यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से निकाल लो 3-4, बस यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 डिटेल दे सकते हो, और जरूरी नहीं है फिश से आप मीट का भी दे सकते हो, ये मीट का व्यापार करेगा तो, ठीक है। तो ये होता है गुड्स के लिए, यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 अपने HSN कोड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर होती है सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट हो तो यहाँ पे आप सर्विस सिलेक्ट करोगे, तो मैं किस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं कंसल्टिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं कंसल्टिंग वाला, जब डालूंगा तो यहाँ आ जाएगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिसर्च, ऐसे करके ले लूंगा, ठीक है। तो गुड्स से रिलेटेड आपको यहाँ बताना है और सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ बताना है। यहाँ मैक्सिमम आप 5 ही बता सकते हो, टॉप 5 गुड्स और टॉप 5 सर्विसेज, ठीक है, जो आपकी मेजर सेल होगी। अब ये डिटेल आप बताने के बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे,
अब आ जाओगे आप स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पेज पे। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पेज वो पेज होता है, जैसे आप महाराष्ट्र के अंदर अप्लाई करो, वेस्ट बंगाल के अंदर अगर अप्लाई करोगे जीएसटी, तो कहते हैं भाई पहले अपना प्रोफेशनल टैक्स नंबर लो, तब आपको हम जीएसटी देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आप जीएसटी अप्लाई करोगे ना तो नहीं देंगे। दिल्ली में तो प्रोफेशनल टैक्स है ही नहीं, बिहार में फिर भी है। ठीक है, तो बिहार जहां भी प्रोफेशनल टैक्स का पिक्चर आता है ना, जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स मैंडेटरी है, वहां ये कहते हैं कि पहले आप प्रोफेशनल टैक्स नंबर लो और फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। तो उसमें जैसे प्रोफेशनल टैक्स नंबर लेते हैं ना, तो वहाँ 2 कोडों में मिलता है। एक मिलता है प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, वो यहाँ डालना होता है, और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना होता है। तो ये 2 कोड आपको वहां डालने हैं। जिन स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है वहां पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, जैसे दिल्ली में लेने की जरूरत नहीं है, हरियाणा में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन स्टेट्स में जरूरत ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। लेकिन जिन स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, वहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट कहती है कि पहले आप प्रोफेशनल टैक्स नंबर लीजिए और ये नंबर यहाँ डालिए, तभी हम आपको देंगे। अदरवाइज वो क्वेरी लगा देंगे, कहेंगे पहले प्रोफेशनल टैक्स नंबर लेके वेरिफिकेशन फाइल करो और फिर हम आपको जीएसटी नंबर देंगे। ठीक है, तो स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अगर आप पे एप्लीकेबल होता है तो। अगर आपने कोई स्टेट एक्साइज नंबर भी ले रखा है, जैसे सपोज कोई लीगर का काम भी करते हो, ठीक है, वैसे गुड्स जो अभी जीएसटी में नहीं है, तो वहां पे एक्साइज अभी भी लागू चलता है। ठीक है, तो आपको एक्साइज नंबर डालना है और नेम ऑफ द पर्सन हुम नेम एक्साइज इज हेल्ड। तो ये रिक्वायरमेंट आप पे एप्लीकेबल होती है तो आपको डालनी है, नहीं तो इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाओगे। अब हमारा प्रोफाइल देखो 98% कंप्लीट है। अब लास्ट में हमें इस वाले पेज पे आधार ऑथेंटिकेशन का टैब आता है, यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा। आप इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा आपके ओटीपी जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो जैसे आप इसको यस करोगे आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हेयरबाय सोल्डली इन्फॉर्म करके नेम ऑथराइज सिग्नेचर सिलेक्ट करना है और वो प्लेस इंटर कर देना है जिस प्लेस पे के थ्रू आप साइन कर रहे हो। तो मेरे को दिल्ली। ठीक है, और इस पे सबमिट विद ईबीसी और विद डीएससी 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे इस पे क्लिक करोगे सबमिट विद ईबीसी पे, तो आपका ओटीपी चला जाएगा और ये ओटीपी डालोगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और ये वैलिडेशन के लिए चला जाएगा। किसके लिए चला जाएगा? वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन करीबन 15 मिनट के आसपास का टाइम होता है, 15 से 20 मिनट वैलिडेशन में लेता है। और वैलिडेशन जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है आपको एक ARN रिसीव हो जाता है। अभी 2 प्रोसेस चल रहा है जीएसटी के अंदर। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के बाद वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन होने के बाद अगर आधार ऑथेंटिकेशन 2 तरीके से होती है। अगर डिपार्टमेंट ने बोला कि पर्सन को इन विजिट जीएसटी ऑफिस आना पड़ेगा, ठीक है, और वहां पे अलॉटेड टाइम पे अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, तब तो आपको क्या होगा, एक मेल आएगी। ठीक है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये वाला जो चीज है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। आपको इस केस में एक मेल आएगी, उस मेल में आपके पास एक लिंक होगा अपॉइंटमेंट स्लॉट का। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, डेट और अपॉइंटमेंट की टाइमिंग। ठीक है, और उस डेट और अपॉइंटमेंट टाइमिंग के दिन आपको उस प्लेस पे जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट आपके जीएसटी से रिलेटेड अप्लाई करने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, आपका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ ओरिजिनल लेके आपको जाना है। ठीक है, और वहां पे अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन उनके साइड से कंप्लीट होगा, उसके लगभग आधे घंटे के अंदर आपको एक ARN नंबर रिसीव हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, वो ARN नंबर के बाद आपका प्रोसेस के लिए चला जाएगा डिपार्टमेंट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट जो ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा बाकी डॉक्यूमेंट, उसको लगेगा कि ठीक है तो आपको जीएसटी नंबर इश्यू कर देगा। अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं, उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या डॉक्यूमेंट की नीड है, तो आपको एक क्लैरिफिकेशन रेज करेगा, जिसका जवाब आपको टाइमली देना होता है। जो उस पर डेट लिखी होती है कि कौन से डेट तक आपको इसका जवाब देना है, और उसका आप जवाब दीजिए, उससे अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको जीएसटी नंबर लॉट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस होता है कि और ये प्रोसेस होता है उनके लिए जब जोन हमारे हाई रिस्क वाले होते हैं या आपके जीएसटी हाई रिस्क में है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है कि अभी हमने इसको ईबीसी के थ्रू सबमिट कर दिया। जैसे ईबीसी के थ्रू सबमिट करेंगे, सिस्टम अपने आप इसको वैलिडेशन करेगा और वैलिडेशन के बाद, ठीक है, वैलिडेशन के बाद वो क्या करेगा, आपको एक लिंक शेयर कर देगा। ठीक है, एक लिंक शेयर करेगा आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे आधार ऑथेंटिकेशन की।
उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, मैं आपको बताऊंगा ये वाला प्रोसेस आपको पूरा करके बताऊंगा, ठीक है। लिंक पे जब क्लिक करोगे वहां पे अपना आधार नंबर डालोगे, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको डालने के बाद वहां से वेरीफाई कर देना है। उसके 15 to 20 मिनट के बाद आपको एक ARN मिल जाएगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन के दो प्रोसेस हैं, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस के थ्रू आपका GST नंबर आपको आज की डेट में मिलता है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसमें क्वेरी है, इसके सबमिशन के बाद क्या होगा, ठीक है। तो क्लाइंट को इसलिए समझा सकते हो इसी जब। अब नेक्स्ट आता है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचते हैं। तो यहां तक हमारा इंडिविजुअल जो है GST नंबर किसी को भी लेना है तो आप इसके थ्रू आप ले सकते हो। अगर आप सारे फॉर्म, मैं आपको रिकैप में भी जाऊंगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। लोगों की क्वेरी भी आ रही है चैट विंडो के थ्रू कि सर डॉक्यूमेंट मेरे को बता दीजिए, इस ऐसे क्या बोलते हैं प्रेमाइसेस टाइप बाई, कि भाई मुझे किस केस में किस क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। तो आपकी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट टाइप। फिर दोबारा बता, बिजनेस डॉक्यूमेंट टाइप ये लगता है। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। आज की डेट में क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो। अगर प्रेमाइसेस ऑन्ड है, ऑन्ड में उसको भी बोल देता हूँ, ठीक है, कि सेल्फ ऑन्ड है, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑनेड बाय प्रोप्राइटर, ऑनेड बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। उस केस में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रिंसिपल प्लेसेस की बता रहा हूँ मैं, उस केस में लगेगा, ठीक है। एक लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट, एक तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगी वो लेटेस्ट होगी, ध्यान रखना, विद इन 60 डेज की, ठीक है। दूसरा लगेगा आपका NOC। आप अपने आप को NOC दोगे, NOC तो चाहिए, NOC दोगे बिजनेस के नाम की, NOC फ्रॉम, NOC ऑफ ऑनर। अब बिजली बिल आपके नाम से है तो आप ही NOC दोगे, ठीक है, along with 2 witnesses। जो NOC रेडी होता है ना, उस NOC पे हम 2 विटनेस के नाम भी लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या अटैच करते हैं, ठीक है, आधार कार्ड, कार्ड ऑफ द पर्सन हुज नेम, यानी कि अपने आप को अपना ही आधार कार्ड दोगे, आधार कार्ड, ठीक है, हुज नेम, यहाँ पे हम आधार कार्ड लिख देते हैं, आधार कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है, एंड विटनेस, दोनों विटनेस के आप आधार कार्ड लगाओगे। फिर फोर्थ लगाओगे अपनी जियो टैग फोटो, जियो टैग फोटो। ये प्रूफ करने के लिए इसमें होती है एक आउटसाइड बिल्डिंग, आउटसाइड बिल्डिंग, ठीक है, एंड इनसाइड प्रीमाइस, ठीक है। जो आपकी इनसाइड प्रीमाइस है उसकी फोटो, एक बिल्डिंग की आउटसाइड फोटो लेनी है, ठीक है। आप चाहो तो पेपर पे लिख के अपने फॉर्म का नाम और एड्रेस बिल्डिंग के फ्रंट पे चिपका दो, और जो प्रोप्राइटर होगा उसको खड़े करवा देना, ठीक है। उनको बोलना कि खड़े होके मेरे को आउटसाइड बिल्डिंग फोटो दे दो, जियो टैग कैमरे वाला, ठीक है। और ऑफिस के अंदर बैठ जाओ, ठीक है, या कमरे में बैठ जाओ, घर पे बना रहा हो कोई बात नहीं, कमरे में बैठ जाओ और उसकी फोटो निकाल के दे दो, तो ये वाला फिर दे दो मेरे को डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके अलावा लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, NOC हो गया, आधार कार्ड हो गया और जियो टैग फोटो हो गया, ठीक है। ये इतने डॉक्यूमेंट आएंगे आपके जब आपके जो प्रीमाइसेस है वो ऑनेड बाय प्रोप्राइटर है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या सिलेक्ट करते हो, उस केस में हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे, मैं वापस से आता हूँ, उस केस में हम यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले, उस केस में मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, ऑन, ठीक है। और ऑन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल प्रीमियम, अब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है,
तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना क्या लगाऊंगा, डॉक्यूमेंट, अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, साथ में अपना आधार कार्ड लगा दूंगा, 2 डॉक्यूमेंट यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, इस केस में आपको साथ साथ करते जाऊंगा, मैंने अपना यहाँ लगाया और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दिया। फिर मुझे दूसरी डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करनी है, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लीगल ओनरशिप प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप प्रॉपर्टी इलेक्ट, मैं अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे फिर बाकी के ये 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या, एनओसी, विटनेस के आधार और जियो टैग फोटो, इनको एक साथ मर्ज कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ बना के मर्ज कर दूंगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, बाकी के डॉक्यूमेंट भी आप चाहो तो टिल जो भी उसकी लिमिट है, यहाँ साइज लिमिट लिखी रहती है, मैक्सिमम फाइल साइज फॉर अपलोड इज 500 केबी, यानी कि ये आपका 500 केबी तक का होगा, इसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट तो आए किस केस में, जब आपका प्रीमाइसेस क्या है, ऑन्ड बाई प्रोप्राइटर है, ठीक है। अगर ऑन्ड बाई अदर पर्सन है, अदर का मतलब क्या होता है, फादर है, मदर है, ठीक है, ठीक है, या फिर किस कोई आपके ब्रदर है, तो उस केस में हम यहाँ पे कंसेंटेड लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रीमाइस टाइप क्या है, कंसेंटेड है, ठीक है, ऑनर्ड बाई कंसेंटेड है। यहाँ पे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ओनर, ओनर का मतलब हो गया कि जिसका बिजली बिल पे नाम है, फादर मदर जिसका भी नाम है, उसका लेटेस्ट बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है, ठीक है। एनओसी ऑफ ओनर, ठीक है, हुज नेम मेंशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, along with the 2 विटनेस। जो एनओसी आप प्रिपेयर करोगे उसका एक एनओसी प्रिपेयर करोगे जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है उसके बिहाफ पे, और साथ में उसमें 2 विटनेस भी डालोगे, ठीक है। आधार कार्ड ऑफ द ऑनर, ठीक है, एंड विटनेस ऑल्सो, ठीक है, और जियो टैग फोटो। ये डॉक्यूमेंट कब आएंगे, जब हमारे पास प्रीमाइसेस कंसेंटेड है। अगर प्रीमाइसेस हमारा रेंटेड है, ऑनर्ड बाय अदर ही केस ही आएगा, ठीक है, लेकिन प्रीमाइसेस क्या है, रेंटेड है या लीज्ड है, या लीज्ड है, उस केस में मेरे पास क्या आएगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑनर, फिर रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। फॉर कमर्शियल पर्पस, आपको यहाँ पे जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा वहां पे साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इट इज अलाउड फॉर द कमर्शियल पर्पस, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट पे लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में, ये कमर्शियल पर्पस के लिए अलाउड है, ठीक है। फिर एनओसी लिखोगे, एनओसी ऑफ ओनर, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है कि कमर्शियल पर्पस के लिए है, आधार कार्ड ऑफ ओनर एंड विटनेस, ठीक है, और जियो टैग फोटो, ठीक है। तो रेंट एग्रीमेंट, या अगर लीज्ड है तो लीज्ड एग्रीमेंट, जो भी आपका है। और यहाँ पे नोटरी वाला भी चल जाता है, ठीक है। आपके रेंट एग्रीमेंट पे लैंडलॉर्ड, टेनेंट और 2 विटनेस के दोनों के साइन होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट अगर सिर्फ लैंडलॉर्ड और टेनेंट है तो नहीं चलेगा, रेंट एग्रीमेंट के साथ 2 विटनेस भी होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट पे, और एनओसी पे भी आपके 2 विटनेस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट में जो विटनेस है वही विटनेस हमारा एनओसी पे आ रहा हो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको एनओसी पे जो विटनेस लगा रहे हो उसका आपको क्या देना है, आधार कार्ड जरूर देना, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको इन जैसे भी आपका फाइल बनता है, जैसे भी आपका फाइल बनता है, आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो रेंटेड है, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद द एनओसी, ये दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करता हूँ, रेंटेड, यहाँ मैं डिलीट करूंगा पहले, अगर मैं यहाँ रेंटेड सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 2 MB मिलती है। यहाँ पे मैं अगर रेंट एग्रीमेंट सिलेक्ट करूंगा तो मुझे लगभग 1.95 MB मिलती है। तो मैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ले लूंगा, एक एनओसी ले लूंगा और एक आधार कार्ड ले लूंगा। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट वाले में मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो बिजली का बिल सिलेक्ट करूंगा। जैसे समझ मैंने इसमें मर्ज करके ये लगा दिया फाइल, तो मुझे जब इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करूंगा तो उसके लिए मुझे 500 MB का स्पेस मिलता है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, बाकी के डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड ऑफ ओनर एंड विटनेस और जियो टैग फोटो,
ये लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं जब इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करूंगा तो मुझे सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ये 500। तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आप इस तरह से डॉक्यूमेंट लगा के दोगे तो 100% जीएसटी नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा केस, अगर आपका आधार कार्ड, अगर आपका जो ऑनर है आधार कार्ड नहीं भी देता है तो भी आप अप्लाई कीजिए, लेकिन विटनेस के जरूर आधार कार्ड लगाइए। आप अगर एनओसी बना रहे हो, लोग कहेंगे कि यार मेरे ऑनर तो लैंडलॉर्ड है, आधार कार्ड देने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, देता भी नहीं है, 90% लैंडलॉर्ड मना कर देता है, तो आप लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जो एनओसी बनाई है उसमें जो विटनेस लगाए है ना, वो तो आपके बंदे होंगे, ठीक है, उनके जरूर आप विटनेस के आधार कार्ड जरूर लगाइए, ठीक है, साथ में जियो टैग फोटो, ठीक है, और आपको एनओसी जरूर साइन करके देनी है, और आपके रेंट एग्रीमेंट वगैरह तो होंगे, ठीक है, क्लियर है। सर ये एनओसी में मेन बॉडी जो क्या होगा सर, जैसे कि एनओसी का मैं आपको देता हूँ, एक्चुअली फॉर्मेट अभी मेरे पास इस सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्लास अभी एक और जीएसटी की लगेगी, उसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन पे समझाऊंगा, कंपनी का जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं फॉर्म का। बाकी सारा फॉर्म सेम होता है, बस शुरू के 2-3 पेजेस में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। तो एनओसी का फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि एनओसी आपको बनाने कैसे है, जी सर, ठीक है। जी सर, ये डॉक्यूमेंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी के बेस पे जीएसटी नंबर डिसाइड होता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके प्रोमाइसेस टाइप के अकॉर्डिंग आप ये डॉक्यूमेंट नोट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ फटाफट। सर पहले 2 क्लास में क्या हुआ है? पहले क्लास में, पहला क्लास तो हमारा पोर्टल अंडरस्टैंडिंग को था, ठीक है। दूसरे क्लास में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेप सीख रहे थे, फर्स्ट स्टेप सीखा था फर्स्ट, उसके बाद आज की क्लास में बाकी फर्दर स्टेप सीखे। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, अभी ये प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। प्रोप्राइटरशिप का हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी और फॉर्म का सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो समझा देता हूँ, एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, क्या हमने सीखा है, जीएसटी नंबर हम कैसे लेते हैं। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नाउ के टैब पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करते हैं, ठीक है, कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं इस स्टेट में लेना चाहता हूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहता हूँ स्टेट के, ठीक है। अपना मेरा लीगल पैन पे जो नाम मेंशन है वो ये है, ठीक है, मेरा पैन पे जो नाम मेंशन है वो ये है, और मेरा ये पैन नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमें 2 ओटीपी रिसीव होते हैं, एक मोबाइल पे और एक ईमेल आईडी पे। दोनों ओटीपी जब हम इंटर कर देते हैं, उसके बाद हमें एक मिलता है टीआरएन नंबर, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, जो कि हमारे मेल पे भी आता है और मैसेज पे भी आता है, और वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर इस तरह से कॉपी कर लेना है। टेम्पोररी रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पे वापस से यूज करोगे टीआरएन में, ठीक है, इस टीआरएन पे डालोगे, यहाँ पे जब टीआरएन नंबर डालेंगे, ठीक है, और ये कैप्चा डालेंगे, ठीक है। प्रोसीड करेंगे, वापस से हमें ओटीपी रिसीव होगा, ठीक है। इस ओटीपी को जब आप इंटर करोगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे तो हम अपने फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमें डिटेल बताएगा कि हमारा फॉर्म हमने कब अप्लाई, मतलब टीआरएन जनरेट किया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है फॉर्म का बेसिकली फॉर्म नंबर है REG01, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है ये, और यहाँ से हम इस एक्शन बटन पे क्लिक करके हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें एक एक करके बिजनेस डिटेल को फिल करनी होती है, फिर अपनी प्रोमोटर की डिटेल यानी प्रोप्राइटर की डिटेल को फिल करनी होती है, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की करनी है, प्रिंसिपल प्लेस की करनी है, एडिशनल प्लेसेस की करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल बतानी होती है हमें, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, आधार है, आधार एप्लीकेशन का लास्ट में यहाँ पे टिक करना होता है, और लास्ट में EVC के थ्रू वेरीफाई कराना होता है। बिजनेस डिटेल के अंदर हम यहाँ पे लीगल नेम हमारे वो पीछे से टीआरएन से उठ के आएगा, जब हमने टीआरएन फॉर्म पार्ट A भरा था, ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ के टीआरएन जनरेट किया है, ये उठ के वहां से आएगा, उनका पैन नंबर आएगा और ये डेट ऑफ पैन आएगी। यहाँ पे आपको वो नेम डालना है, ट्रेड नेम डालते हैं जो हम जिस नेम से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस ट्रेड नेम से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, और यहाँ से कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का जीएसटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा पार्ट A से, जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था। फिर ये दोनों चीजें आप तब सेलेक्ट करोगे जब आप कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो सिलेक्ट करना है, अगर कैजुअल नहीं लेना चाहते तो हम इसको अनचेक रहने देंगे, अगर हम कंपोजिट भी नहीं लेना चाहते तो हम इसको अनचेक कर देंगे, यानी कि अब जो हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है,
और यहाँ से डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस निकाल देंगे कि हम किस डेट को बिजनेस को कमेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपके ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड नंबर आपने ले रखा है इनमें से कुछ भी, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास अगर नंबर है तो आप यहाँ पे इंटर कर दो और सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इंटर करके उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए। इसके बाद आप इसको सेव कंटिन्यू करोगे तो आप प्रमोटर की डिटेल फिल करते हैं। प्रमोटर की डिटेल में आपको जो प्रमोटर है उसकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, उनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, उनके फादर के नेम, ठीक है। उसके बाद उनका आपको बताना है डेजिग्नेशन कि उनका डेजिग्नेशन क्या है, प्रोप्राइटर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिटी अपनी उस प्रमोटर की रेजिडेंस एड्रेस को डालना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे उसका पिन कोड डालते हैं। पिन कोड डाल के हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो भी डिटेल आती है उसको सिलेक्ट करके बाकी डिटेल को हम एज पर द डॉक्यूमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट है, जिस जो उसके जो रेजिडेंस एड्रेस है उसका रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। उनकी फोटो अपलोड करके यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को ओपन कर देते हो। या पहले ऐसे मिलेगा आपको, इसको ऐसे ओपन करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इस वाले विंडो को यस करना है। फिर ऑथराइज सिग्नेटरी वाले विंडो पे पहुंच गए। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पूरा डिटेल फिल होके आएगा जो आपने पीछे जस्ट अभी प्रमोटर और पार्टनर डिटेल में फिल किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इस वाले ऑप्शन को चेक करना है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटर, और इसको करके सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म पे आएंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, ये तब मैंडेटरी होता है जब हम किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं मेरे फॉर्म के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अनचेक रहने देंगे। हम पहुंच जाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस पे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस पे हमने यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद जो ड्रॉप डाउन में आता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें बाकी डिटेल एज पर द इलस्ट्रेटिव बिल एटलीस्ट फिल करनी है। और बाकी अगर मेरा एड्रेस इलस्ट्रेटिव बिल पे प्रॉपर एड्रेस है तो पूरा हम फिल करेंगे। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो जितना एड्रेस है उतना तो फिल करेंगे। साथ में ही अपनी प्रॉपर एड्रेस भी उसको समझाएंगे इस फॉर्म के थ्रू, गली नंबर, फ्लोर नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम अपना स्टेट वार्ड, SGST वार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपनी कमिश्नरेट को सिलेक्ट करते हैं। जो भी आपने पिन कोड डाला है इस पिन कोड के अकॉर्डिंग आपका कमिश्नरेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन होगा। कमिश्नरेट अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, नो योर जुडिशल, GST जुडिशल, ठीक है। इसमें आपको ये वाला पहला मिलेगा। इस पे आप क्लिक करके अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग अपना सेंट्रल जुडिशन चूज कर सकते हो। तो ये सेंट्रल जुडिशन आपके यहाँ से सिलेक्ट होंगे। पहले आपको कमिश्नरेट सेलेक्ट करना होता है, फिर डिवीजन और फिर रेंज। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये TRN से उठ के आएगा, TRN फॉर्म से। फिर आपको अपना बिजनेस प्रीमाइसेस चूज करना है कि प्रीमाइसेस कंसेंटेड है, लीज्ड है, अदर है, ओन्ड है, रेंटेड है या शेयर्ड है। मैंने आपको बिजनेस प्रीमाइसेस का डॉक्यूमेंट्स अभी बताया था कि बिजनेस प्रीमाइसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस प्रीमाइसेस से क्या किस तरह का बिजनेस कैरी करोगे। आप एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, होलसेल बिजनेस करोगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जो भी आप बिजनेस कैरी करना चाहते हो इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसी स्टेट में है जहां पे आप माल रखते हो, सपोज करो, या फिर यहाँ से इनवॉइस इशू करते हो, तो आप यहाँ पे यस करके आप एडिशनल प्लेसेस के मटेरियल को आप इसके अंदर यहाँ यस करोगे। और यहाँ पे आप 1, अगर एक प्रीमाइसेस है आपका एडिशनल तो 1 प्रेस करके आपको ऐड न्यू करना है। 2 बार ऐड न्यू पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको सेम एडिशनल प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस की तरह एडिशनल प्लेस का भी आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सेम आपको जैसे आपने प्रिंसिपल प्लेस का डिटेल फिल किया है सेम आपको यहाँ भी फिल करना है। और वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने हैं जो उस प्रीमाइसेस के प्रूफ है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि जो एडिशनल प्लेस है यहाँ से आप किस तरह का बिजनेस कैरी करोगे। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो आप यहाँ पे इसको नो कर दोगे, कंफर्म नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे बढ़ जाएंगे और इसको वापस से इसको यस करेंगे, ठीक है, वार्निंग बटन को। फिर हम पहुंच जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल पे। यहाँ पे आपको अपने टॉप 5 कमोडिटी बतानी है। अगर आप गुड्स में डील करते हैं, ठीक है, तो आपको टॉप 5 कमोडिटी बतानी है इस सर्च बार के थ्रू कि आप क्या क्या आइटम ट्रेड करते हो, ठीक है। तो आप सर्च जो भी आप सपोज करो आप आयरन ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपने आयरन डाला, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप आइटम ट्रेड करते हैं मोस्टली 5, मैक्सिमम 5 आइटम आपको यहाँ बतानी है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे आप कंसल्टिंग करोगे, ठीक है। कंसल्टिंग वर्ड लिखोगे तो यहाँ पे सारे कंसल्टिंग से रिलेटेड जितने भी NIC कोड है, SSC कोड है वो सारे आ जाएंगे। ऐसे करके आप 5 सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम,
2-3 भी दे दो तो भी चलेगा। फिर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे पहुंचना है आपने। यहाँ पे स्टेट इन्फॉर्मेशन में आपको, अगर आप वैसे स्टेट में जीएसटी नंबर ले रहे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, तो पहले प्रोफेशनल टैक्स नंबर लीजिए, फिर जीएसटी अप्लाई कीजिए। प्रोफेशनल टैक्स नंबर जब आप लेंगे तो वहाँ पे 2 कोड मिलता है आपको, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, अगर आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पहुंचोगे कहाँ पे, आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे। यहाँ पे आपको इस टैब को यस करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके आपको ओके कर देना। जैसे आप करोगे आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप ईवीसी के थ्रू यहाँ पे इसको चेक करोगे, ऑथराइज सिग्नेटरी का इसको सिलेक्ट करोगे, प्लेस इंटर करना है और ईवीसी के थ्रू इसको वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद आपका वैलिडेशन होगा। अगर आपकी डिटेल पैन के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रही है तो आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन लिंक आ जाएगा। ठीक है, और उस लिंक के थ्रू आप अपना आधार ऑथेंटिकेट कराओ और उसके बाद आपको 10 to 20 मिनट के बाद ARN आपको रिसीव हो जाएगा। ARN के बाद आपका जीएसटी नंबर जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। डिपार्टमेंट चेक करेगी, अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको जीएसटी नंबर दे देगी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन किसी को? सर मेरा एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। कि सर मान लीजिए बिहार में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है, तो सर अगर हम अपने जीएसटी पे किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे मैं कोई गुड्स का कोई सेल कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को वो प्रोफेशनल टैक्स नंबर लेना जरूरी है? प्रोफेशनल टैक्स नंबर सबके लिए एप्लीकेबल होता है जो भी किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, इवन बिजनेस में या प्रोफेशन में, अगर वो उस स्टेट में लागू हो तो। ओके सर, ये प्रोफेशनल टैक्स का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको लेना हुआ? आपको उस स्टेट की पर्टिकुलर प्रोफेशनल टैक्स की वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहां से अप्लाई करना पड़ेगा। सर जिस स्टेट में एप्लीकेबल है वहां पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेंगे तो क्या जीएसटी नहीं ले पाएंगे? आप अप्लाई करोगे 90% केसेस में आज की डेट में वो बोल रहे हैं पहले प्रोफेशनल टैक्स नंबर लो फिर हम आपको जीएसटी देंगे। आप पहले अप्लाई कर लेना, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स नंबर एक दिन में मिल जाता है। आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाओ, पहले आप प्रोफेशनल टैक्स नंबर मत डालो। अगर वो कहते हैं तो फिर अप्लाई कर देना, क्योंकि वो फिर आपको क्लैरिफिकेशन देंगे कि भाई मुझे प्रोफेशनल टैक्स नंबर चाहिए। ठीक सर है, अभी तक मैंने जितना भी अप्लाई किया है उसमें तो बिहार का प्रोफेशनल नंबर मांगा नहीं मेरे से। अप्रूव हो महाराष्ट्र में मांगते हैं, महाराष्ट्र में मांग लेते हैं। तो मैं ही बिहार का मैंने करा था कुछ, लेकिन उसका अप्रूव हो गया और वो मांगा नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूजन में था। नहीं करो ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ स्टेट्स मांग रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, जीएसटी ऑफिसर टू जीएसटी ऑफिसर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मैंडेटरी नहीं है फॉर्म ये वाला, इसके बिना भी आप सबमिट कर सकते हो, बट रिजेक्शन महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र में वो मांग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जिस स्टेट में है पहले तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं पहले तो बिना स्टेट पर्सन के ही डाल देते हैं। ठीक है, और उसको जब वो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे तब हम अप्लाई कर देंगे। सर प्रोमोटर और पार्टनर में जो ओनर है उसका डिटेल जा रही थी। हाँ, प्रोप्राइटर की डिटेल जाएगी, बिल्कुल ठीक। सर ये मैं जब ये रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करूंगा तो अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? अपना नाम से ऐसे मैंने लेना नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अपने पैन कार्ड नंबर डाल के आप TRN लॉगिन कर लो ना। हाँ, तो यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं सर? मैं बिल्कुल लास्ट तक जा सकते हो, वेरिफिकेशन तक जा सकते हो। सारे फॉर्म वगैरह सबमिट करो, वेरिफिकेशन में जाके जब वेरिफिकेशन में जाओगे तो इसको सिलेक्ट करना है, ये भी डाल देना, दिल्ली भी डाल देना, बस ये वाला काम मत करना। ये ईवीसी जब सबमिट नहीं करना करोगे तो ईवीसी नंबर मत डालना। ठीक है सर, सर क्या नहीं डालना? ईवीसी कोड जो आएगा ना मोबाइल पे लास्ट में, वो कोड मत डालना। अच्छा, ओ सर, तो अभी मैं जितना बार प्रैक्टिस कर सकता हूँ यहाँ तक ना? कर सकते हो, 15 दिन तक आपका TRN वैलिड रहता है। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। सर हमने एक बार किया था, उसमें पिन कोड डालने के बाद डिटेल्स नहीं आ रहे थे। तो ब्राउजर रिफ्रेश कीजिए, ब्राउजर का इशू होगा कुछ। अच्छा, ये दोबारा एक बार चेक करते हैं। ये जीएसटी और 3B कब सिखाएगा सर अपलोडिंग? रजिस्ट्रेशन के बाद 3B। अच्छा, नेक्स्ट क्लास। नहीं, भी टाइम लगेगा यार, पहले R1 सिखाऊंगा फिर 3B सिखाऊंगा। जी जी उसके बाद 2A TV ऐप। तो जीएसटी रिटर्न की टैली से होगा? बिल्कुल टैली से होगा, मैं कराऊंगा। टैली से कैसे आपको जेसन फाइल जनरेट करना है। अच्छा, टैली में एंट्री वगैरह कुछ की दिखाएंगे?
टैली में एंट्री करके नहीं दिखाऊंगा, टैली पे एंट्री कर रखी होगी, उसके थ्रू जेएसएन फाइल क्रिएट करना सिखाऊंगा और फिर उसको अपलोड करना सिखाऊंगा। एंट्री तो काम आपका अकाउंटिंग का है ना। फिर टैली में जो आरसीएम वगैरह इसका कैसे एंट्री होगा, ये सब की दिखाएंगे कुछ? टैली में आपको आरसीएम सीखना चलो सिखा देंगे। सर जीएसटी नंबर कितने दिनों में आ जाता है सर? डिपेंड करता है मैम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। अगर आपने जैसे दिल्ली के अंदर 15 से 20 दिन का मिनिमम टाइम फ्रेम है, ठीक है। अदर स्टेट में 1 हफ्ते के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, उनके पास वर्क वॉल्यूम जैसा रहेगा, लोड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम देते हैं। सर जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं सर, तो सर उनकी मिक्स सप्लाई होती है, उनको सर किस गुड्स में लेना है या सर्विस में लेना है सर? उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लेना है, सर्विसेज के वर्क अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में, सर्विसेज के अंदर में लो। सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर में यहाँ टाइप करोगे ना, यहाँ पे वर्क लिखोगे ना, वर्क। Sir, after completion of this course, sir, we will able to handle the grievances and notice from the department or not, sir? You will teach us that or not, sir? Yes, I will teach. I am teaching you about the show cause notice reply also. Okay, thank you, sir. Thanks a lot, sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।